आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताया जाएगा। इसके पहले की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवाया जा चुका है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि वैद्युत बल किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण तथा उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चूंकि अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0 रखा हुआ है, अब इस पर अगर बल इस दिशा में लग रहा है, मान लीजिए हम बल को F0 मान रहे हैं, तो ये बल इस आवेश के कारण जब भी इस आवेश पर ये बल लगेगा तो हमेशा सीधी दिशा में ही लगेगा, मतलब कहीं भी ये अचानक से नहीं टूट सकता। उसका कारण ये है कि वैद्युत बल किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले या किसी परीक्षण आवेश पर उस बल के परिमाण तथा उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, इसलिए वैद्युत बल कभी भी एकाएक नहीं टूट सकती, हमेशा वो वक्र के रूप में उड़ती है। उसके बाद नंबर 20 में दिया हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। इसके पहले की वीडियो में हम आपको इसका आंसर बता चुके हैं, अब दोबारा आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत बल रेखा ये है और दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा ये प्रदर्शित होगी और दूसरी दिशा ये प्रदर्शित होगी। क्योंकि वैद्युत अभी हमने यहाँ बताया कि वैद्युत बल हमेशा एक संतत वक्र के रूप में होता है, कभी भी एकाएक विखंडित या नहीं टूटता है। तो जब विखंडन की घटना नहीं होगी अर्थात वैद्युत बल की केवल एक ही दिशा होगी, और अगर दो वैद्युत बल एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इस जिस कटान बिंदु पर वो दोनों एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु पर वैद्युत बल की दो रेखाएं यहाँ आप देख सकते हैं, पहली दिशा ये और दूसरी दिशा ये, दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी जो असंभव है, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें हमें दिया है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, यहाँ हमने लिख रखा है, तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो 20 की दूरी हमने R माना है और R बराबर हमने लिखा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर ए हमें दिया हुआ है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना होगा। तो अगर हम चित्र बनाएं, हम मानते हैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र में ये कोई बिंदु हमारे पास A है और ये है बिंदु B, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हम O मान ले रहे हैं। हमें बिंदु A पर आवेश दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और बिंदु B पर आवेश हमें दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की दूरी हमको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर ये पूरी दूरी 20 सेंटीमीटर तो मध्य बिंदु से ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये दूरी भी हमारी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। आप चाहे तो मात्रक की प्रणाली चेंज कर सकते हैं। तो 3 माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में बनाते हैं तो 3 × 10 की घात -6 कूलम, ये -3 × 10 की घात -6 कूलम, और सेंटीमीटर अगर हम मीटर में बनाएं तो 20 × 10 की घात -2 मीटर। हमें मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, किसी भी बिंदु पर या अगर हम बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र निकालें तो उसके लिए हमारे पास एक आवेश यहाँ QA है और दूसरा आवेश QB है। QA के कारण कितना आवेश होगा, या QA पर जो आवेश 3 माइक्रोकूलम स्थित है, इस 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत बल कितना होगा और वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तथा -3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत बल व वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना जरूरी है। चूंकि इस प्रश्न में हमें सिर्फ वैद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करना है, तो हम ये मानते हैं कि बिंदु A पर स्थित 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र
E1 है वह -3 माइक्रोकूलम आवेशकांड बिंदु ऊपर वैद्युत क्षेत्र E2 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने E1 और E2 दोनों को एक ही दिशा में बनाया है। तो E1 और E2 को एक ही दिशा में बनाने का कारण ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। तो चूंकि यहाँ प्लस आवेश है तो ये प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो ये E1 हो गया, और यहाँ पर दूसरा भी माइनस है तो माइनस की ओर जाएगा, तो ये E2 हो जाएगा। अब अगर हम आवेश QA के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र निकालें, तो हमने इसका व्यंजक आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q अपान R स्क्वायर। चूंकि ये E1 आवेश A पर स्थित 3 माइक्रोकूलम का, तो इसे हम QA मान सकते हैं। तो ये E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान 9 × 10⁻9। QA का मान हमारे पास है 3 × 10⁻⁻6 कूलम और अपान R स्क्वायर। तो चूंकि बिंदु O से A के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 10 × 10⁻⁻2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको हम हल करें तो ये 9 × 10⁻9 और गुणे 3 × 10⁻⁻6, 10 का स्क्वायर 100, या हम अगर चाहें तो 10 के स्क्वायर 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, या 9 त्रिक 27 × 10⁻9-6 3, और यहाँ बटे में -4 और +2 घात है, तो ये 10⁻2 हो जाएगा। अगर हम इसे ऊपर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा E1 बराबर 27 × 10⁻3, और जब ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस है तो ये 10⁻2 प्लस हो जाएगा, अर्थात 27 × 10⁻5 या 2.7 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ये E1 आवेश हमारा बिंदु A पर स्थित 3 माइक्रोकूलम आवेशकांड बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्योंकि अभी हमने केवल एक ही निकाला नहीं, और हमको बिंदु B पर स्थित -3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण भी बिंदु O पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ -3 माइक्रोकूलम है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, अर्थात चाहे ये प्लस में हो या ये माइनस में हो, या ये प्लस में हो या माइनस में, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि दोनों पर आवेश समान है, 3 माइक्रोकूलम है, केवल चिन्ह का परिवर्तन है, और दोनों के बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही है, अर्थात ना तो R के मान में कोई परिवर्तन आएगा और ना ही हमें न्यूमेरिकल लगाते समय Q के मान में कोई परिवर्तन आएगा। तो जब Q और R के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो E2 का मान भी उतना ही आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसी प्रकार E2 बराबर 2.7 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि दोनों वैद्युत क्षेत्र अर्थात E1 व E2 दोनों एक ही रेखा में व बराबर दिशा में है, एक ही रेखा में व एक ही दिशा में है। तो चूंकि जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं तो उनका परिणामी उनके योगफल के बराबर होता है, अर्थात या तब बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 का मान 2.7 × 10⁻6 और E2 का मान 2.7 × 10⁻6। हम चाहे तो यहाँ से 2.7 × 10⁻6 अगर हम काम दोनों एक ही चीजें हैं, तो 2.7 प्लस 2.7 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ये 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम हमारा बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन B दिया हुआ है।
क्वेश्चन बी में हमसे कहा गया है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, इस बिंदु मतलब बिंदु O पर रखा जाए, तो चलिए हम मानते हैं बिंदु O पर आवेश स्थित है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अर्थात जब बिंदु O पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश रखा गया तो यह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो चूंकि इसके पहले हमने आपको बताया था एक फार्मूला E = F/Q0। यहां से अगर हमको F निकालना हो तो F = E × Q0। अगर हम इस सूत्र से हल करें E चूंकि Q0 को हम Q मान ले रहे हैं क्योंकि आवेश हमारा बिंदु O पर ही स्थित है, तो हमारे पास E का मान 5.4 × 10⁶ और QO का मान है 1.5 × 10⁻⁹। या इसे हल करें तो 15 चौका 60, हासिल आया 6, 15 × 5 = 75 और 6 81, 1 और 1 2 अंक पर दशमलव और × 10⁻⁹ और +6 -3 या 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। ये और ये आपका आंसर है। अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके उसे आप लिख सकते हैं, आपकी वो समस्या दूर की जाएगी। धन्यवाद।